कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 90 तक क्वेश्चंस को देखेंगे। और सीरीज हमारा बहुत ही अच्छा चल रहा है। जो भी नए स्टूडेंट्स इन वीडियोस को देख रहे हैं प्लीज़ पेशेंटली देखें, ताकि आप कंक्लूजन तक पहुंचने से पहले कुछ प्रैक्टिकल वर्क कर लें। बेसिकली इन वीडियोस को कौन नहीं समझ पाएगा, उनको ध्यान देते हैं कि जो हमारे जो क्यूआर जो ओएमआर सीट्स हैं, जो डाउनलोड नहीं करेगा और थोड़ा सा वर्क नहीं करेगा, हमारे वीडियोस ऐसे अट्रैक्टिव ऐसे नहीं हो सकते कि आपको ये प्रैक्टिकल मेथड है। तो जब तक आप प्रैक्टिकली आप इन क्वेश्चंस को ना समझें, इन क्वेश्चंस को हैंडल ना करें, तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा। तो ठीक है, तो आज हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। हमारे वीडियोस की जो खासियत है, हमारे वीडियोस में जो दम है, वो इस कारण से है कि हम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं और जो क्वेश्चंस में कितने बार वो रिपीट हुए हैं, ठीक, वो हम डिस्कस करते हैं, ताकि आप जैसे स्टूडेंट्स लोगों को एक प्रायोरिटी वाइज पे टॉपिक बन सके, और जिन किन टॉपिक्स को पहले करना है, किन टॉपिक्स को बाद में करना है, इसके बारे में एक फेयर डिस्कशन हो सके और आप कोई कंक्लूजन तक पहुंच सकें कि कैसे मेरे को तैयारी करना है, कैसे मेरे को आगे बढ़ना है और क्या क्या मेरे को करना है एग्जाम्स के रिगार्डिंग। ठीक, तो ये जो वीडियो है, जो सीरियल मेथड लर्न करना चाहते हैं उनके लिए है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना चाहते हैं विद टॉपिक एंड देयर फ्रीक्वेंसीज, ये सब उनके लिए है। आपको प्लीज़ एंड प्लीज़ आपको OMR से डाउनलोड करना पड़ेगा और कॉपी एंड पेन आपका रेडी रखना पड़ेगा। ठीक, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रेडिशनल मेथड और सीरियल मेथड्स में डिफरेंस क्या होता है, और सीरियल मेथड कैसे आपको बेनिफिट करता है। और आपको जब भी आपका कोई तैयारी करें तो सीरियल मेथड को अप्लाई करें इज एन हैबिट। अगर इस हैबिट को आप अप्लाई करते हैं अपने एग्जाम्स में, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। जो जो लोग अपना होमवर्क कर चुके हैं, जो जो लोग प्रीवियसली, अगर उन्होंने प्रीवियसली हमारे सीरियल मेथड से अपना OMR सीट फिलअप किया है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आपने किया है कि नहीं किया, आपको रिजल्ट कैसा लगा। प्लीज़ शेयर करें जो भी स्टूडेंट है, ताकि इन कमेंट्स को पढ़ के समझ सकें कि इसका इफेक्टिवनेस कितना है। ठीक, तो आज हम लोग OMR सीट आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें डिफरेंस ये है कि आपको कंफर्म और डाउट का एक नया सेक्शन देखने को मिलता है, और साथ में आप ABCD भी मार्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, आप ज्वाइन करें व्हाट्सअप ग्रुप को। इन वीडियोस के थ्रू हम एक विदाउट टॉपिक PPT सेल आउट करते हैं और विद टॉपिक PPT सेल आउट करते हैं, एंड कंबाइंड फॉर्म 2009 से लेकर 2023 तक भी हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको हमारे मेथड समझ आते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करें। आप हमको सपोर्ट, ये PPTs खरीद के आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं। ये हमारे लिए भी एज ए रिवॉर्ड पॉइंट होता है कि लोग हमको अंडरस्टैंड कर रहे हैं और इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। तो एज ए, अगर हम कोई वीडियोस बना रहे हैं, तो हमको जब कोई परचेज होता है तो हमको ये फीडबैक आता है कि हमारे जो कंटेंट है वो वैल्यूबल कंटेंट है। इसीलिए लोग विद रेस्पेक्ट टू द वैल्यूबल कंटेंट, स्टूडेंट्स जो भी हैं वो एक रिवॉर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमको एक वेरिफिकेशन होता है कि भाई हम ठीक काम कर रहे हैं। तो आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेथड बहुत अच्छा है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। चलिए देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चंस आप जब भी पढ़ें तो एक नुआंस जो होता है क्वेश्चन का, वो नुआंस किस टाइप से है कि उनमें जो वर्ड्स में जो कनेक्टिविटी छुपी हुई है, आपको उन वर्ड्स को पकड़ना है। अगर आप, क्योंकि हम लोग एक प्रैक्टिस सीरीज में हैं, अगर आप इन छोटे छोटे टॉपिक्स को पकड़ पाते हैं, तब आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं, बहुत आसानी से स्मूथली आपको क्वेश्चन फॉरवर्ड हो जाते हैं। ठीक, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, न्यूक्लियर पावर is the fifth large source of electricity in the India after thermal, hydro and renewable source of energy। एकदम बेसिक क्वेश्चन, ये जानना चाहता है कि भाई एनर्जी इज द बिगेस्ट डिमांड इन द वर्ल्ड। आपको किसी भी तरीके से एनर्जी चाहिए, क्योंकि इतने सारे पॉपुलेशन इनको कैटर करने के लिए। तो स्टूडेंट से जानना चाहता है कि भाई आपको नॉलेज है क्या कि इंडिया कैसे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। भाई आप किसी भी ऑफिस में बैठे हैं, कहीं भी रूम में बैठे हैं, कोई लाइब्रेरी में बैठे हैं, तो आपको जो एनर्जी आ रहा है वो आ कहाँ से रहा है। ठीक, और अगर कोई भी कंट्री इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, उसको बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड। ठीक, भाई मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि मेरे को USA से करंट आएगा। ठीक, ये फुलिश क्वेश्चन है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कोई भी कंट्री को अपना एनर्जी डिपेंडेंसी खुद का होना चाहिए।
वो दूसरे कंट्री से डिपेंडेंट ना हो। ठीक, तो उसी रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस में जानना चाहते हैं कि भाई इंडिया में कौन से पावर प्लांट्स हैं, कौन कौन से सेक्टर से डिवीजन कितना कितना परसेंट डिविजन है। इंडिया इज नॉन सिग्नेटरी ऑफ द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब भाई ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी होता क्या है? ठीक, अगर न्यूक्लियर पावर कितना यूज कर रहे हैं इंडिया, और ये प्रोलिफरेशन ट्रीटी किन किन बीच में साइन हुआ है, क्यों क्यों साइन हुआ है, और ये फेयर यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी कैसे है। बेसिक क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा भी इन टॉपिक्स का अगर आपको आइडिया होगा ना तो आप इस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड क्वेश्चन है और एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, इस टाइप के न्यूक्लियर जो सिग्नेटरी है ना, ये सब के क्वेश्चन आते ही रहते हैं। इसका जो आंसर है ना 1 और 2 है। इंडिया इज मेंबर ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Non-resident India cannot mention both rupees and foreign currency account in India. The National Commission for Women has recommended the registration of marriages of NRI to be mandatory. मे बी ये उस समय पे ना ये करंट अफेयर में रहा होगा, इसी रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछा है। इसमें नेशनल, एक तो एनआरआई क्या होते हैं, आपको पॉलिटी चैप्टर में मिल जाएगा। ये एनआरआई सेक्शन एक बड़ा सेक्शन ही है पूरा, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि एनआरआईज क्या होते हैं। फिर उसके बाद नेशनल वुमेन कमीशन। ठीक, तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो पहले कंफर्म मार्क करना चाहिए आपको, फिर उसके बाद एबीसीडी मार्क करना चाहिए। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो पहले डाउट मार्क करें, फिर उसके बाद एबीसीडी मार्क करें। इसका जो आंसर होने वाला है वो है बी। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग पैसेज एंड आइडेंटिफाई द फेस्टिवल रिफर्ड देयर यूजिंग द कोड given the below. This festival is celebrated in commemorate the advent of New Year. The celebration is marked with ancient rituals, the stage fights between the good and evils, chanting and passing through the crowd with fire torch, the dance in Ibex's door, and dramatic battle between the king and his minister. At the joyous atmosphere, the festival is full dance, music and मैरी मेकिंग कोड। मे बी ये करंट अफेयर में उस समय में हॉट टॉपिक रहा होगा 2010 में, इस कारण से ही इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। इनकी जो क्वेश्चंस की रिपीटेबिलिटी है बहुत कम है, ये आगे फॉरवर्ड भी नहीं होते। फिर भी आप जो जो इवेंट्स हैं, इन इवेंट्स को आप देखेंगे और इन इवेंट्स के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रखें, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई रिपीटेबिलिटी भी नहीं दिखाई दिया है। 2010 के बाद से कभी भी ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए। ठीक, तो अगर आप कंफर्म है इनके आंसर्स के लिए, आपको कोई भी आइडिया है तो आप पहले कंफर्म मार्क करना, उसके बाद फिर आंसर्स देना। ठीक, इसका जो आंसर है वो है ए 64। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया डज नॉट हैव ए डिफेंस ट्रीटी। एक तो डिफेंस ट्रीटीज, जितने भी डिफेंस ट्रीटीज है उनके एक टॉपिक्स बनाइए आप। डिफेंस ट्रीटीज जैसे क्वेश्चंस ना बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंस होने का कारण भी है कि इंडिया अपना डिफेंस कैसे मेंटेन कर रहा है और किन किन कंट्रियों के साथ टाई अप कर रहा है, ताकि जो एक पीस एंड हार्मनी बना हुआ है। और साथ ही साथ ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन द सेंस कि टेक्नोलॉजी कोई ऐसे नहीं देता। ठीक, आपको समझना पड़ेगा कि जब तक हम एक दूसरे से मिलेंगे नहीं कंट्रीज, तब तक एक हेल्दी कन्वर्सेशन बिगिनिंग नहीं होगा। और हेल्दी कन्वर्सेशन ही बिगिनिंग है जहाँ पे एक इफेक्टिव शेयरिंग हो सके। अगर आपका किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं है तो आप उसके साथ शेयरिंग कैसे करोगे। ठीक, तो शेयरिंग इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, शेयरिंग इन द फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी वैल्यू, शेयरिंग इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियर, ऑल्सो शेयरिंग इन द फॉर्म ऑफ सोशल वैल्यूज। तो किसी भी तरीके से हम शेयरिंग क्रिएट कर सकते हैं जब तक एक इफेक्टिव डायलॉग, कन्वर्सेशन, ट्रीटी सब चीज ना हो तब तक। ठीक, तो आपको दूसरा चीज मैपिंग पे ध्यान देना है कि भाई फ्रांस कहाँ पे है, इजराइल कहाँ पे है, चाइना कहाँ पे है, यूके कहाँ पे है। एक डिफेंस ट्रीटी जो है ना, इसका आंसर सी है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें। अगर आप कंफर्म थे तो फिर कंफर्म में मार्क करना था आपको, उसके बाद फिर आप आंसर देना था आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ कोल्ड स्टार्ट इन इंडियन आर्मी इज करेक्ट।
It involves joint operation between India and three services and integrated battle group. It is defensive doctrine to respond to Pakistan attack in Indian territory. The doctrine was launched in the year 2004. ठीक, एक तो डॉक्ट्राइन ऑफ कोल्ड स्टार्ट क्या होता है और डिफेंसिव डॉक्ट्राइन क्या होता है। अरे बेसिकली डॉक्ट्राइन क्या होता है, सबसे पहले तो ये वर्ड क्लियर हो जाए कि डॉक्ट्राइन क्या होता है। जब तक आपको वर्ड क्लियर नहीं होगा ये डॉक्ट्राइन, तब तक क्या है ना, आपका कनेक्शंस बनाने में बहुत समय लगते हैं। अगर छोटे छोटे वर्ड्स हैं इनको हम लोग क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं तो प्रॉब्लम्स आते ही आते हैं। कि डॉक्ट्राइन वर्ड्स को क्लैरिटी आपको रखना है, इसको आप सेव करके लग दीजिए। आप बेस्ट प्रैक्टिस है कि ना अपना पहले सबसे पहले जो विदाउट टॉपिक वाले पीपीटी है ना उनको डाउनलोड करके साइड में खुद से टॉपिक लिखना चालू करें। तो जब तक आप खुद से टॉपिक नहीं लिखेंगे और वेरीफाई नहीं कराएंगे तब तक आपको ना एक समझ नहीं आएगा। आप क्वेश्चंस की जो जिस्ट है, क्वेश्चंस की जो फीलिंग है, क्वेश्चंस का जो एम है, वहां तक आपको पहुंचने में बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि आप उस पॉइंट्स को टच नहीं कर पा रहे। तो इस तरीके से डॉक्ट्राइन इज अ वर्ड आपको यहाँ देखना पड़ेगा। इसका जो आंसर है ना, अगर आप कंफर्म है तो पहले कंफर्म मार्क कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये मेरे डाउट सेक्शन में है तो आप डाउट मार्क कर लीजिएगा। उसका जो आंसर है वो है बी। Which one among the following is the oldest regiment in Indian Army? एक तो है पंजाब, एक मद्रास और डोगरा और गोरख राइफल्स। तो जो कौन सबसे ओल्डेस्ट है, अब देखिए डोगरा जो रेजिमेंट है ना वो 2 बार आपको कुछ सालों में पूछ चुका है। रिपीटेबिलिटी है लेकिन बाकी सब टॉपिक्स में इनका रिपीटेबिलिटी नहीं है। फिर भी कोई भी ये जो करंट अफेयर में इनका कोई भी टच पॉइंट होगा तो इस कारण से 2010 में इसको हाईलाइट कर दिया गया था। ठीक, तो आपको इस तरीके से आंसर को भी देखना पड़ेगा। तो सबसे ओल्ड रेजिमेंट जो है ना वो है मद्रास रेजिमेंट। ठीक, आप क्वेश्चंस के आंसर्स करने से पहले अपने ओएमआर शीट में जरूर मार्क करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अग्नि-1 इज करेक्ट। एक तो ये डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन है, अग्नि-1 जो भी मिसाइल्स है उनके बारे में ये क्वेश्चन आता ही है। अब देखिए इट इज ए सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल चाहिए। इट हैज मैक्सिमम स्ट्राइकिंग रेंज ऑफ 1000, डबल स्टेज सॉलिड फ्यूल 1500 का स्ट्राइकिंग रेंज है। इसका आंसर ए है। ठीक, ऑपरेशन ऑल क्लियर वॉज लॉन्च्ड बाय ऑपरेशन ऑल क्लियर इंडियन आर्मी अगेंस्ट NSCN IM in Nagaland, Indian Army and Myanmarese militaries against the insurgent of Northeast India, Royal Bhutan Army against the insurgent of Northeast India, Indian Army against the militant of Jammu and Kashmir। ये रॉयल भूटान आर्मी क्या है, और एक तो मैप बेस्ड क्वेश्चन है कि जम्मू एंड कश्मीर से कैसे, आप मैप एक बार देखिए जम्मू एंड कश्मीर कैसे है। ये डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन है NSCN, ये आपको देखना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है। जब तक ये टॉपिक क्लियर नहीं है तब तक आप इन क्वेश्चन को छू नहीं पाएंगे। ठीक, तो 68 क्वेश्चन जो है अगर इसका आपको आंसर्स पता है तो आप पहले कंफर्म मार्क करिएगा, फिर उसके बाद आंसर्स दीजिएगा। और उसके या तो फिर आप डाउट में तो फिर डाउट मार्क कीजिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। अगर आप फिर भी इन टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल नहीं कर पा रहे तो आप अपना टॉपिक्स को मेंटेन करें, क्योंकि टॉपिक्स जब तक आप लिखेंगे नहीं साइड बाय साइड तो क्या होगा, टॉपिक्स नहीं लिखेंगे तो आप इन टॉपिक्स को मिस करते जाएंगे। और जो जो टॉपिक्स मिक्स होते जाएंगे उसको आपको तैयारी करना है भाई। तो तैयारी ऐसे नहीं होगा ना जब तक आप टॉपिक्स लिखेंगे नहीं, उसके पास आपके पास नोट्स नहीं रहेगा, या तो फिर आप फुल फ्लेजेड जो PPTs है उसको डाउनलोड नहीं करेंगे, तब तक आपके पास ये जो पेजेस हैं उसको टॉपिक्स आपके पास रहेंगे नहीं। ठीक, तो आपको इन टॉपिक्स को भी डाउनलोड करना है। इसका आंसर है सी। विच अमंग द फॉलोइंग एक्शंस वुड वायलेट ह्यूमन राइट्स। अब भाई ये ह्यूमन राइट्स क्या होता है, क्वेश्चन अच्छा है कि ह्यूमन राइट्स होता क्या है, कहाँ से इसका इनिशिएटिव चालू होता है, कहाँ से इसके बारे में बात चालू होता है, इस चीज को आपको देखना है। द स्टेट फोर्सेस डिसरप्टिंग पीसफुल प्रोटेस्ट, state forces carrying out search warrant in the insurgency affected area, state forces engagement with armed insurgent in the civilian area resulting in loss of civilian lives। क्या बोलना चाह रहा है भाई ये क्वेश्चन, would violate the human rights, following action would violate the human rights।
ठीक, अब देखिए स्टेट फोर्सेस डिसरप्टिंग पीसफुल प्रोटेस्ट, ठीक है, ये तो ऑलरेडी ऑब्वियस सी बात है, ये ह्यूमन राइट्स को वॉयलेट कर ही रहा है, तो वन तो होगा ही होगा, वन। अब देखिए एक दो ऑप्शन में तो है ही है। फिर उसके बाद स्टेट फोर्सेस कैरिंग आउट सर्च वारंट इन द इंसर्जेंसी अफेक्टेड एरिया, ठीक, ये तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये तो गलत हो गया, ठीक, ये तो एरिया गलत हो गया, ठीक। तो इसका आंसर ऑब्वियस सी बात है, आपको आंसर मिल जाता है। अगर आप कंफर्म थे इसमें तो पहले कंफर्म मार्क करें, उसके बाद फिर ABCD मार्क करना है आपको। अगर आप अभी भी डाउट में थे तो डाउट मार्क करें, उसके बाद फिर ABCD मार्क करके इसका जो आंसर है ना वो आपको A हो जाएगा। इसमें दो तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट है, एक तो सबसे पहला जो ह्यूमन राइट्स है वो है इंपॉर्टेंट है, आपको ये फंडामेंटल राइट्स में चैप्टर मिल जाएगा। हाँ, दूसरा चीज, ऐसे क्वेश्चंस को ना पढ़ा नहीं जाता, ये कभी भी आप ऐसे टाइप को स्ट्राइक्स नहीं कर पाओगे, तो आपको जब तक फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक है वो क्लियर नहीं होगा तब तक इन क्वेश्चन, क्योंकि भाई एग्जामिनर है, एग्जामिनर कैसे भी घुमा सकते हैं, ठीक, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चंस कौन सा ठीक है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक। 70 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पैसेज, डायलॉग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टूल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। ये डायलॉग्स का होता है मीनिंग फॉर कॉन्फ्लिक्ट, डायलॉग्स फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। भाई कोई भी दो पार्टी हैं, दो पार्टी के बीच में कोई भी तकरार आता है तो डिफरेंट पैटर्न्स है, डिफरेंट तरीका है। अगर कोई भी गवर्नमेंट के बीच में कोई तकरार आता है तो सिंपल सा लड़ाई करने थोड़ा चले जाएंगे, तो फॉर्मेशन ऑफ डायलॉग होगा, ठीक। तो डायलॉग होता क्या है, डायलॉग को फॉर्मेशन कैसे होता है, डायलॉग का इनिशिएटिव कैसे होता है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म में कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, कैसे प्रोटेस्ट करते हैं, क्या करते हैं। तो ये डायलॉग फॉर्मेशन इज एन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्शन फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना। या तो आप ऑब्जेक्शन बोल सकते हो, या तो हाईलाइटिंग द कॉन्फ्लिक्ट टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक। तो जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा, लोग बड़े स्केल पे जब तक पता नहीं चलेगा, जैसे पहले गांव में क्या होता था कि भाई आसपास के लोगों को बुलाए के कोई भी न्याय किया जाता था, तो ऐसे सेम है, अगर कंट्रीज के बीच में अगर कुछ होगा तो कंट्रीज एक दूसरे कंट्री को बुला के यूनियन बना के फिर उसको कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करेगी, ठीक। तो इसीलिए इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स बनाए जा रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो वहाँ पे जो हियरिंग होता है वो कंट्रीज के बीच में कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबको बनाया जा रहा है, ठीक। It implies a scene of creating a meaningful through taking or reasoning together. The idea behind the dialogue is to bring together diverse group of actors with different in personal experience, with difference in personal experience, perspective, at time, a history of violent conflict between them. The aim of the dialogue conflict resolution mechanism is to create conditions for coordinated action. भाई देखिए कंडीशंस चाहिए उनको, मतलब कंडीशंस क्रिएट करते हैं वो कि दोनों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन क्रिएट हो सके, ठीक, टुवर्ड्स अ कॉमन गोल, द एंड ऑफ वायलेंस एंड द इमरजेंस ऑफ इंक्लूसिव एंड पीसफुल सोसाइटी। फ्रॉम द एबव पैसेज which would you consider the best option for the successful dialogue between the two conflicting actors? Domination of the strong party in arriving at the negotiated settlement, work on building a meaningful relationship, use it as a means to buy time, create a asymmetric relationship। भाई asymmetric relationship क्या होता है, भाई सिमेट्रिक समझ आता है हमको, है ना, कि asymmetric relationship क्या होता है, ठीक। तो इसका जो फर्स्ट तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर कोई भी डोमिनेट है तो कोई दूसरा पार्टी क्यों जाएगा भाई, है ना, क्योंकि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, तो फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता। यूज इट एज ए मीन्स टू बाय टाइम, ये भी नहीं हो सकता, ठीक। तो अब दो ऑप्शन बचे, इसमें आपको बताना कि कौन सा आपको ऑप्शन लगता है, ठीक। अगर आप कंफर्म है तो पहले कंफर्म मार्क कीजिएगा, फिर उसके बाद आंसर दीजिएगा। अगर आप डाउट में अभी भी तो फिर डाउट मार्क करके इसका आंसर दीजिएगा। इसका जो आंसर है ना वो बी होगा। OMR में पिकअप करते रहें, नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई भी टेस्ट सीरीज दें तो OMR का यूज करें। और अगर आपको वहाँ पे क्या होता है टेस्ट सीरीज में आपको मिलता नहीं है तो आप अपने क्वेश्चंस में फ्रंट में सी और सी मार्क करके रखें या तो फिर डाउट मार्क करके रखें ताकि आपको एनालिसिस करने में आसानी हो। प्रूफ ग्लास फॉर द स्पेक्टिकल्स कंटेन रेयर अर्थ मटेरियल ऑक्साइड एस प्रेसडोनियम और नियोडियम,
द क्रूक ग्लास is the characterized as its ability to absorb ultraviolet light and to transmit visible light completely. मेरे हिसाब से ये जो टॉपिक थे ना, उस समय कोई भी कारण से एग्जाम करंट अफेयर में रहा होगा, इस कारण से इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछे गए हैं। इनकी जो रिपीटेबिलिटी है मैंने अभी तक देखा नहीं है ना, तो इस कारण से इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप हैंडल कर रहे हैं तो अच्छी बात है। फिर भी इसमें जो जानने लायक जो टॉपिक है वो है विजिबल लाइट क्या होता है, अल्ट्रावायलेट लाइट्स क्या होता है। ये दो टॉपिक है जानने लायक। देखिए विजिबल लाइट्स 12 टाइम्स रिपीट हो चुका है, तो विजिबल लाइट्स के जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको बहुत ध्यान से देखना है ताकि इन क्वेश्चंस को हम मिस ना करें। इस टाइप के क्वेश्चंस को मिस करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। क्यों बेवकूफ़ी होती है? क्योंकि हमारा जो सिलेक्शन पॉइंट ऑफ जो चंक ऑफ मार्क्स होता है उसको ये लोग कंज्यूम कर जाते हैं। तो जो जो रिपीटेड हो रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप तो बहुत ध्यान से ही करें, ठीक। अब देखिए इसमें सेम क्वेश्चन है कि भाई स्टेटमेंट 1 इंडिविजुअली ट्रू, स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1, बोथ स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू बट स्टेटमेंट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, है ना, ट्रू एंड फॉल्स एंड ट्रू, ठीक। 4 टाइप्स के ऑप्शन है इसमें। 71 नंबर क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। अगर आप कंफर्म है इस टाइप के आंसर्स के लिए तो पहले कंफर्म मार्क करें, फिर इसके बाद ऑप्शंस मार्क करें, या तो फिर डाउट मार्क करें, उसके बाद आंसर्स मार्क करें। इसका जो आंसर है वो है बी। हैवी वाटर इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर एक अपने आप में टॉपिक है, ठीक। न्यूक्लियर रिएक्टर का एक एक पोर्शन आपको देखना है। दूसरा चीज, न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया में कहाँ कहाँ पे है वो भी देखना है आपको, और ये भी देखना है कि न्यूक्लियर रिएक्टर क्या क्या के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक बात। तो न्यूक्लियर रिएक्टर रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को आपको हैंडल करना है। साथ में अगर आपको लगता है कि इस सेक्शंस में आप वीक हैं तो न्यूक्लियर रिएक्टर एमसीक्यू क्वेश्चन सर्च करके आप इन टॉपिक्स को पूरा क्लियर करें, ठीक। थर्मल न्यूट्रॉन्स आर यूज्ड फॉर फ्यूजन रिएक्शन इन द रिएक्टर। फिजन फ्यूजन रिएक्शंस ये हो गया, ठीक है। और देखिए फिजन रिएक्शन 3 बार रिपीट हो चुके हैं। अब हैवी वाटर जो है कितने बार रिपीट हो गया? 3 बार रिपीट हो गया। भाई वाटर क्या होता है और हैवी वाटर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा आपको स्लाइटली नॉलेज होना चाहिए। सेम है कि भाई फर्स्ट सही है और जो सेकंड है वो भी करेक्ट है, उसका सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। फर्स्ट सही है, सेकंड भी सही है, लेकिन दोनों का रिलेशन एक भी नहीं है। फिर फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। तो 4 आपका इसका ऑप्शन है। आप एक बार वापस से क्वेश्चंस को, ये मॉडरेटर भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि मॉडरेटर क्या होता है, ठीक। एक बार वापस से आप इन क्वेश्चंस को पढ़ें, और अगर आपको लगता है कि इसका आंसर आपको पता है तो पहले कंफर्म मार्क करें, फिर उसके बाद डाउट नो मार्क कीजिए, फिर उसके बाद आंसर्स मार्क कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप डाउट में तो फिर पहले सीधा डाउट मार्क करके आप आंसर्स मार्क कीजिए। इसका जो आंसर है ना वो बी हो जाएगा। कन्वर्जन ऑफ कोल टू डायमंड इज ए फिजिकल चैलेंज। द फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग नॉट, देखिए कोल कितने बार रिपीट हो चुका है? 4 बार। डायमंड कितने बार रिपीट होता है? 6 बार। फिजिकल चेंजेस, ये 4 टॉपिक्स है भाई, आपको बस इतना ही ध्यान देना है, ठीक। फिजिकल चेंजेस डज नॉट चेंज द कंपोजिशन ऑफ द मटेरियल। बहुत गहराई से बोल दिया इसने कि फिजिकल चेंजेस में कंपोजिशन ऑफ मटेरियल चेंज नहीं होता। ऐसा हो सकता है क्या? आप खुद सोचें, इसका आंसर एक बार जरूर दें, आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या दिक्कत है। फिर इसके बाद कन्वर्जन ऑफ कोल टू डायमंड इज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है, ये देखना पड़ेगा। फिजिकल चेंज में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, केमिकल चेंज में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। आपको ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। तो अगर आप ये कंफर्म है तो पहले कंफर्म मार्क करें, फिर उसके बाद आंसर देना। अगर आप डाउट में है तो पहले डाउट मार्क करें, उसके बाद आंसर देना, ठीक। और इसका जो आंसर है वो है डी। फर्स्ट सही है लेकिन सेकंड गलत है। फिजिकल चेंजेस डज नॉट चेंज, ये डज चेंज होगा, डज चेंज, डज नॉट नहीं होगा, ठीक है। जब भी प्रेशर पड़ता है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता ही होता है, ठीक। क्योंकि अगर जब भी फिजिकल चेंज एग्जांपल के लिए जब भी प्रेशर बनेगा तो बॉन्ड्स के जो बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स अपने आप चेंज होना चाहते हैं, बॉन्ड्स के प्रॉपर्टीज अपने आप चेंज होते जाते हैं, ठीक। तो यहाँ के अगर नॉट ना लिखा होता है ना तब ये सही होता, लेकिन ये गलत है, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, द फाइनेंस कमीशन, ये फाइनेंस कमीशन के रिलेटेड इसके पहले भी ना 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, फाइनेंस कमीशन अब 5 बार आ चुके हैं। 5 बार अप्रोक्सीमेटली का मतलब है कि हर साल, हर अल्टरनेटिव ईयर ये रिपीट हो रहा है, ठीक।
एक साल छोड़ के एक साल। कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अरे इस टाइप के तो आते ही क्वेश्चन है, पॉलिटी का हॉट टॉपिक है भाई। कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पूरी चार्ट डालो, ठीक क्योंकि ना कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डिफरेंट क्वेश्चन, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। The Finance Commission makes principle which governs the grant in aids of the revenue given to the state out of the Consolidated Fund of India. Member of the Finance Commission are drawn from all the state and union territory. Okay, ठीक है। ग्रांट इन एड्स क्या होता है, ठीक। यूनियन टेरिटरीज कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 टॉपिक्स हैं। आपको यूनियन टेरिटरीज कौन कौन से होते हैं ये भी ध्यान पे रखना है, और साथ में आपको ग्रांट इन एड्स क्या होता है, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, फाइनेंस कमीशन क्या होता है, कॉन्सोलिडेटेड फंड का इंपॉर्टेंस कितना है, कॉन्सोलिडेटेड फंड का यूज क्या क्या है वो। फिर इसके बाद कॉन्सोलिडेटेड फंड में ग्रांट इन एड्स क्या होता है, ठीक। 4 5 6 7 टॉपिक है जिनको आपको ध्यान देना है। यूनियन टेरिटरीज के आप तो लिस्ट बना ही लो, क्योंकि 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके नाम पता है कि नहीं आपको, उनका लोकेशन पता है कि नहीं, लोकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जब तक छोटे छोटे पॉइंट्स कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में याद नहीं रहेंगे तो आपको ये दिक्कत कर सकते हैं। इसका जो आंसर है वो है सी। डिस्पाइट ऑफ नॉर्दर्नी लैटिट्यूड, अरे ये लैटिट्यूड ना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कुछ लोगों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग भी है और कुछ लोगों के लिए बहुत आसान भी है। जिन लोग छोटा सा भी समझ जाएंगे कि लॉन्गिट्यूड कैसे हैंडल होता है और लैटिट्यूड कैसे हैंडल होता है, आसानी होता है। ये तो कुछ लोगों के लिए तो कंफ्यूजन रहता ही रहता है, इन कंफ्यूजन को बहुत जल्दी सॉल्व करें। वार्म एयर फ्रॉम द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये नॉर्दर्न अटलांटिक ड्रिफ्ट क्या होता है भाई, अटलांटिक सी से नॉर्दर्न साइड से कैसे अटलांटिक ड्रिफ्ट प्रोड्यूस होता है, ये आपको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मिलेगा, आप वो डिक्शनरी को अच्छे से ध्यान दें। वेस्टर्न अफ्रीका कंबाइंस विद कोल्ड वेट एयर फ्रॉम द आर्टिक एंड आइसलैंड, भाई आर्टिक ओशन कहाँ पे है और आइसलैंड कहाँ पे, दोनों को दोनों आपको ध्यान देना है। क्वेश्चंस वापस से पढ़िए एक बार, देखिए आर्टिक ओशन है 3 बार रिपीट हो चुके, ठीक। तो एक बार वापस से समय लेके पढ़ेंगे। अगर आपको इसका आंसर लगता है कि आप कंफर्म हो तो पहले कंफर्म मार्क कीजिएगा, अगर आपको लगता है कि मैं अभी भी डाउट में हूँ, मेरे को डाउट है इस चीज़ में, तब आप पहले डाउट मार्क करके इसका आंसर कीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वह ए। अब देखते हैं, हम अभी तक 15 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, वह 60 नंबर चालू किया था हमने, और हम अभी तक 75 नंबर तक क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है कि अब यहाँ से होता है मेन वर्क चालू, कि यहाँ से हम जो छोटे छोटे वीडियोस की सीरीज बना रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ यही समझाने के लिए वीडियोस बना रहे हैं कि आप सीडीएल मेथड अप्लाई कैसे करें। देखो आपको जब तक आप सीडीएल मेथड को अप्लाई नहीं करोगे ना, तो आपको इंपॉर्टेंस पता नहीं चल पाएगा, ठीक, कि भाई सीडीएल मेथड कितना वर्क करता है। हाँ, ये क्विक वीडियोस नहीं है, ये प्रैक्टिकल वीडियोस है, प्रैक्टिकली आपको सॉल्व करना पड़ेगा और खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा। एक तो फर्स्ट जो आदत है वो खुद से एनालिसिस करने का, वो आपको डेवलप करना ही पड़ेगा, कब तक आप डिपेंडेंट रहेंगे ऐसे। तो हमारा जो मेन जो एम है वो है डिपेंडेंसी खत्म करना, खुद से एक रास्ता बना सके। जब तक आदमी खुद से कोई रास्ता नहीं बना पाता तब तक उस रास्ते को वो रिफाइन नहीं कर पाता। कोई दूसरा आपको रास्ता दे रहा है, उस रास्ते पे आप चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, मे भी आपको रिजल्ट मिल जाए, फिर भी खुद का एक रास्ता क्रिएट करना, आप जो पढ़ रहे हैं उससे क्रिएट करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी फ्यूचर में आपको कोई भी परेशानी होगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। आप अपना समय उतना ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको समय दे के उसको एनालाइज करके आगे बढ़ा हुआ है, ठीक। तो हमारा जो पहला काम होता है, ये देखते हुए आपने तो 15 क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें से आपके कंफर्म कितना पार्ट थे और आपके डाउट कितना पार्ट थे, ये हमारा मेन काम है, ठीक। अगर कंफर्म में अगर 10 क्वेश्चन है जिसमें से 7 क्वेश्चन सही हुए और 3 क्वेश्चन गलत हुए, ठीक, तो हमारा जो मेन एरिया इंप्रूव करने का वो है 3 क्वेश्चंस जो हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी पे होते हैं। ये क्यों जरूरी है, इसको ध्यान देना है आपको। जब तक आप इस एरिया को पकड़ नहीं पाओगे तब तक आपके एग्जाम्स में प्रिपरेशन में बहुत कम इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि ये आपका ओवर कॉन्फिडेंट एरिया है, ठीक। तो सबसे पहला काम है कि आपके जो ओवर कॉन्फिडेंट एरिया है उसको हैंडल करना। इसमें छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं, छोटे छोटे रीडिंग मिस्टेक्स होते हैं, ये सब को हैंडल करना। फिर उसके बाद
अगर आपके जो 5 क्वेश्चन बच गए जो उसको आपने डाउट में डाला था, उसमें से 2 क्वेश्चन सही हुआ और 3 क्वेश्चन गलत हो गया, तो हमारा सेकंड प्रायोरिटी बनता है कि भाई कौन से क्वेश्चन सही हुए और क्यों मेरे एक डाउट सेक्शन में है, ये क्यों मेरे कंफर्म सेक्शन में मूव नहीं किया, ये आपके मन में रहना चाहिए। फिर इसके बाद थर्ड और लेफ्ट, ये दोनों पोर्शन जो है वो थर्ड और फोर्थ प्रायोरिटी में हमारे। ठीक, तो यहाँ से हम एक रास्ता निकाल पाते हैं कि भाई हमको फर्स्ट कौन सा कवर करना है, फिर थर्ड, सेकंड कौन सा कवर करना है, फिर थर्ड कौन सा कवर करना है, फिर उसके बाद समय बने तो बाकी किसको कवर करना है। फिर क्योंकि एक समय के बाद इतने सारे टेस्ट सीरीज हो जाएंगे, इतने सारे हो जाएंगे कि आपको समय नहीं मिलेगा। तो इस कारण से अपना जो कन्फर्म पार्ट है उसको आप ध्यान से हैंडल करें। ठीक, तो हमारा जो मेन एम यही है कि आप सीडीएल मेथड को अंडरस्टैंड करें, सीडीएल मेथड अप्लाई करें। अगर आपको बेनिफिट दिखाई देता है तो नीचे सेक्शन में जरूर कमेंट करें। 71 नंबर क्वेश्चन से 76 नंबर क्वेश्चन से चालू करते हैं और 90 नंबर क्वेश्चन तक कवर करेंगे। तो इसमें आपके 30 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। 30 क्वेश्चंस के मेरे को सीडीएल मेथड्स के कमेंट चाहिए। ठीक, आपने कितने क्वेश्चंस अटेंड किए और कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए कंफर्म पार्ट पे और कितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए, आप कमेंट सेक्शन पे जरूर डालें ताकि हमको पता चल सके कि आपने कितना वर्क किया है, कितना होमवर्क किया अपना। ठीक, द ग्रीक इन्फ्लुएंसर on the Indian art manifests itself in the form of Gandhara School of Art, ठीक, and moved from Taxila to Mathura and Sarnath। अरे यार पहले ये तो आप थोड़ा देख लो कि भाई तक्षशिला कहाँ पे था, मथुरा कहाँ पे है और सारनाथ कहाँ पे, तीनों को तीनों मैप में देखना कैसे ट्रेवल कर रहा है मैप में। ठीक, ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड आर्ट बिकेम एंटायरली एंड टोली इंडियन। अब ये कहाँ से आ गया, गुप्ता पीरियड कौन सा है, गुप्ता पीरियड में आर्ट फॉर्म्स में ना वहाँ पे आपको टॉपिक्स मिलेगा। ठीक, एसेशन एंड रीजनिंग क्वेश्चन है, अगर या तो फिर पहला सही है तो उसका सेकंड उसका वो होना चाहिए, है ना, इस टाइप से क्वेश्चन है। या तो इसमें ए बी सी डी ऑप्शन है, आप ऑप्शन देखें अगर आपको कौन सा सही लगता है। ठीक, अगर आप कंफर्म है तो पहले कंफर्म मार्क कर लीजिएगा, फिर इसके बाद ए बी सी डी मार्क कीजिएगा। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं और डाउट है तब फिर आप इसको डाउट मार्क करके इसको सॉल्व कीजिएगा। इसका जो आंसर होने वाला है वो सी है। द एंटीपोडल पोजीशन, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एंटीपोडल पोजीशन का, इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार टॉपिक्स को ध्यान दो। टॉपिक्स अगर आप ध्यान दे रहे हो ना तो आपको ये पॉइंट्स दिखने लगेंगे, तो पॉइंट्स दिखेंगे तो क्या होगा, आप उन्हीं पॉइंट्स को तैयारी करोगे। तो सबसे पहला काम है कि इतने सारे बल्कि बल्कि बुक्स उठाने से पहले छोटे छोटे टॉपिक्स को आप तैयारी कर लो। फिर उसके बाद जब बुक्स की बारी आएगी तब बुक्स को निभाना, क्योंकि बुक्स में फिर उसके बाद धीरे धीरे सब पॉइंट्स आपको क्लियर होते 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 जाएंगे। ठीक, तो आपको ये जो है ना ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो तो पहले कंफर्म पे मार्क करो और उसके बाद फिर इसका जो राइट आंसर है वो मार्क करो। अगर आपका इसका आंसर नहीं पता आपको तो पहले डाउट पे मार्क करो, फिर उसके बाद एबीसीडी मार्क करो। इसका जो आंसर होने वाला है ना वो बी होगा, 78। The irregularity in the amount of rainfall in the different part of North Indian plains is mainly due to, अब भाई नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, पहला टॉपिक तो यही है कि भाई आपको नॉर्दर्न इंडियन प्लेन बोलने से क्या समझ आ रहा है। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स। टॉपिक्स निकालने का मतलब ही ये है कि आप क्वेश्चंस को इतने ध्यान से पढ़ें कि वहां से जो भी आउटपुट आपको निकल सके उस आउटपुट को आप प्रोसेस कर सकें। ठीक, ये हैबिट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप क्वेश्चंस जब तक नहीं पढ़ेंगे इस तरीके से तब तक आप उस क्वेश्चंस को टच भी नहीं कर पाएंगे। ठीक, आपको नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स के आइडिया भी है कि नहीं। ठीक, इरेगुलर इंटेंसिटी ऑफ लो प्रेशर एट द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया क्या होता है, लो प्रेशर, ये प्रेशर से रिलेटेड कैसे है, प्रेशर क्या होता है, वेरिएशन इन द लोकेशन ऑफ एक्सिस ऑफ लो प्रेशर, एक्सिस ऑफ लो प्रेशर क्या होता है, ट्रफ। अब ये ट्रफ क्या होता है, TROUGH, ट्रफ, ट्रफ क्या होता है, डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन, वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कैरिड बाय द विंड्स एवरी ईयर। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना, छोटे छोटे टर्म्स इसमें जो मतलब जो टफनेस है ना, जो इस क्वेश्चन का जो टफनेस है वो है इसके वर्ड्स। ठीक, जैसे लो प्रेशर, ट्रफ,
फ्रीक्वेंसी, रेनफॉल, आपका इंडियन प्लेन्स, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, फिर उसके बाद जो वेस्टर्न पार्ट्स, ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट्स। तो इस टाइप की जो टर्मोलॉजीज है ना, इस क्वेश्चन को टफ बनाते हैं। और अगर आप इसी टर्मोलॉजीज पे आपका पकड़ रहे हैं तब इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक, अगर आपको इसका आंसर पता है तो पहले कंफर्म मार्क करें, उसके बाद फिर ऑप्शन सिलेक्ट करना। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो सबसे पहले डाउट मार्क कर लें या तो फिर इसको लेफ्ट करें। इसका जो आंसर है वो है ए। Salinity in the ocean water decreases when evaporation is more, wind velocity is high, humidity is high and rainfall is high। मेरे को ठीक है, ये लगता है कि देखिए सेलिनिटी 3 बार रिपीट हो गया, इवेपोरेशन 4 टाइम्स रिपीट हो गया, रेनफॉल आपका 11 टाइम्स रिपीट हो गया, तो रिपीटिबिलिटी बहुत है। और ये सब आसान क्वेश्चन है भाई। सेलिनिटी इन द ओशन डिक्रीजेस, डिक्रीज कब होगा सेलिनिटी? ठीक भाई, इवेपोरेशन इज मोर, विंड इज हाई, ह्यूमिडिटी इज हाई, रेनफॉल इज हाई। एकदम सिंपल क्वेश्चन है एकदम। आपको सेलिनिटी भी पता होगा ना तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। ठीक, ऑब्वियस सी बात है, शक्कर शक्कर पानी है। ठीक जो ओशन है वो शक्कर नमक पानी है। ठीक है, तो नमक क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि नमक का मात्रा कब, सिंपल सा बात है, पानी ज़्यादा मिलेगा तो इसका आंसर तो आपको पता ही चल गया होगा। अगर आप फिर भी कंफर्म है तो कंफर्म में मार्क करें, इसके बाद ABCD मार्क करें, या तो फिर आप डाउट में मार्क कर सकते हैं, उसके बाद ABCD मार्क करें। इसका जो आंसर होने वाला है वो है डी। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज ए डीप वाटर ऑल वेदर सी पोर्ट? इंडिया में कितने पोर्ट्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, कौन कौन से स्टेट्स में अवेलेबल है, और वो क्यों इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, और ये ऑल वेदर पोर्ट्स का इंपॉर्टेंस कितना है, मुंबई पोर्ट्स का इंपॉर्टेंस कितना है, ये सब चीज़ आपको ध्यान पे रखना है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं वो कंडला पोर्ट हो गया, विशाखापट्टनम पोर्ट हो गया। देखिए रिपीटेबिलिटी 2 बार रिपीट हो गया, 10 बार रिपीट हो गया, इतने रिपीटेबिलिटी बहुत ज़्यादा इन क्वेश्चंस के। तो इंडियन पोर्ट्स को भी आपको ध्यान पे रखना चाहिए। और पोर्ट्स रिलेटेड, पोर्ट्स कौन कौन से कंट्री को सर्विस देती है ये भी आपको देखना है। ठीक, डीप वाटर बोला है तो बहुत जेन्युइन सा आंसर है इसका, है ना। आप हाँ, दूसरा चीज, आप जब भी ना वो सी पोर्ट को जब भी देखें तब ये देखेंगे, क्लोज मॉनिटर करेंगे क्या वो अंदर जा रहा है क्या, अगर वो सुरंग बना रहा है क्या, इस टाइप से। तो जो पोजीशन है पोर्ट्स का वो आपको बहुत गहराई से देखना है। जब तक आप पोजीशंस को नहीं देखेंगे गहराई से तब तक आपको क्वेश्चंस थोड़े से बाद में भी चल के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये हॉट टॉपिक है। पोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन जो है हॉट टॉपिक रहता ही रहता है। इसका जो आंसर है वो है डी। Why western coast of India receives heavy rainfall but Deccan Plateau receive very little? क्वेश्चन जो है ना वो दो टाइप को जोड़ रहा है। एक हो गया भाई वेस्टर्न कोट्स क्या होता है, डेक्कन प्लेट्यू क्या होता है। ठीक, क्वेश्चंस को टच करना है तो आपको वेस्टर्न कोट्स के बारे में आइडिया होना चाहिए और डेक्कन प्लेट्यू के बारे में आइडिया होना चाहिए। दोनों के बीच में जो डिवाइड है उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। अब देख सकते हो डेक्कन प्लेट्यू 4 बार रिपीट हो गया, वेस्टर्न घाट 7 टाइम्स रिपीट हो गया। तो इन टाइप के क्वेश्चंस का रिपीटेबिलिटी भी ज़्यादा है। तो कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखाई देना तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ें। द डेक्कन प्लेट्यू इज सिचुएटेड इन लीवर्ड साइड। लीवर्ड साइड होता क्या है? लीवर्ड साइड क्या होता है ऑफ द वेस्टर्न घाट्स? द रीजन इज सिंपली बाईपास द साउथ वेस्ट मानसून। बाईपास कैसे कर सकता है साउथ वेस्ट मानसून को? देयर इज ए लैक ऑफ हाई माउंटेन इन द डेक्कन प्लेट्यू, देयर इज ए वीक लो प्रेशर बेल्ट। क्वेश्चन वापस से एक रिपीट करके पढ़ें, आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। ठीक, तो अगर आप कंफर्म है इस टाइप के आंसर्स के लिए तो पहले सी मार्क करें, उसके बाद फिर ABCD मार्क करें, या तो फिर आप डी में मार्क करें, उसके बाद ऑप्शंस को सिलेक्ट करें। इसमें जो आंसर है ना वो ए इसका आंसर है। ठीक, 82 आइसोहेलेन इज इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द प्लेस हैविंग इक्वल रेडिएशन, इंसुलेशन, सैलिनिटी एंड सनशाइन। देखिए इंसुलेशन 5 टाइम्स रिपीट हो चुका है क्वेश्चंस में। ठीक, तो हमारा जो 82 नंबर का जो आंसर है वो है सी। अगर आप कंफर्म थे तो कंफर्म मार्क करना था, अगर आप डाउट में थे तो डाउट मार्क करके इसको क्वेश्चन को हैंडल करना था। हम बेसिकली आंसर्स नहीं बता रहे हैं आपको, हम ये जानना चाह रहे हैं, हम ये सिखाना चाह रहे हैं कि आप CDL मेथड कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए और एक अच्छा रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड टू नॉर्डिक कंट्रीज इज ट्रू। भाई नॉर्डिक कंट्रीज क्या होता है? टॉपिक्स बहुत पुराने पुराने हैं, रिपीट होते हैं। नॉर्डिक कंट्री आपको देखना पड़ेगा, सर्च मार के देखिए नॉर्डिक कंट्री क्या होता है। None of them are landlocked from all four sides. The Arctic Circle passes through all of them. Iceland waterway is most important mean of internal transport. The whole region is ice capped throughout the year. Okay, क्वेश्चन अच्छा है। नॉर्डिक कंट्रीज अगर आपको नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? तो आपके लिए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नॉर्डिक कंट्रीज ही है। उसके बाद आर्टिक सर्कल कहाँ पे? वो दो दो जो पॉइंट है ना, ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसका जो अगर आपको आंसर पता है तो पहले कंफर्म मार्क करें, फिर इसके बाद आंसर। अगर नहीं पता तो डाउट मार्क करें, फिर इसके बाद आंसर। इसका जो आंसर होने वाला है वो है ए, 84। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सर क्रिक? इट्स forms the boundary between Gujarat and Sindh provinces of Pakistan. Imaginary line dividing river of Jhelum। अब ये झेलम रिवर आपको ध्यान देना है ना, between the India and Pakistan. Narrow stream forming the boundary between India and Myanmar. Tiny island reputed tourist spot in the Bay of Bengal। 4-5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। सर क्रिक के बारे में इसको देखना है आपको। टॉपिक तो अच्छा ही है ना। इसका रिपीटेबिलिटी कम है, लेकिन आपको ज्योग्राफी के बुक में आपको ये पूरा डिटेल इसका मिल ही जाएगा, ठीक। अगर आपको इसका आंसर पता है तो पहले आंसर्स मार्क करें, उसके बाद फिर इसका आप कंफर्म में मार्क करके आंसर कीजिएगा या तो फिर डाउट में करके आंसर मार्क कीजिएगा। इसका जो आंसर है वो है ए, 85। विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे जोन्स? अब रेलवे जोन का क्वेश्चन से जितने भी जोन हैं आपको ध्यान देना है। नॉर्थ ईस्ट रेलवे, सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न रेलवे, साउथ वेस्टर्न। इस टाइप का क्वेश्चन आप इसको हैंडल कर सकते हैं, आप इसका आंसर खुद निकालिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं, अब ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पैराग्राफ में ना 1 2 और 1 2 क्वेश्चन ये पैराग्राफ है, सेम पैराग्राफ है। इसमें 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये बेसिकली ना लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का क्वेश्चन है। एक बार स्क्रीन पॉज करके इसको पढ़िए और इसके बारे में इसको समझिए। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं आपको कवर कर देता हूँ। सबसे पहले ना हिमालयास इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, 7 बार रिपीट हो चुका है। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड 9 बार रिपीट हो चुका है। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, ये 3 जो टॉपिक है, इन तीनों टॉपिक को आपको कवर करना चाहिए। इन तीनों टॉपिक्स को आपको अच्छे स्टडी करना चाहिए। आपको मेरिडियन देखना है, मैपिंग किसको करना है आपको? इंडियन ओशियन, हिमालयस, कन्याकुमारी, कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश तो पता नहीं कितने बार रिपीट हो चुका, बहुत बार रिपीट हुआ अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं बेसिकली उनका रिपीटेबिलिटी बाकी सभी स्टेट से सबसे ज़्यादा है, ठीक। मे भी बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस में रिपीट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका जो रिपीटेबिलिटी है सबसे ज़्यादा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ये स्कीम्स भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं और अलग अलग पॉलिसीज भी बन रहे हैं, माइनॉरिटीज भी रहते हैं वहाँ पे। ये सबको रिगार्डिंग को देखेंगे ना, तो इसी कारण से जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स होते हैं ना वो हाईलाइट में ही रहते हैं, ठीक। आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ आपको, और आंसर आप पहले से ही पहले दे लें, उसके बाद फिर आंसर डालिएगा। इसका जो आंसर है वो है बी, और 87 का जो आंसर है वो है बी। दोनों का आंसर आपको बी मिलेगा। इसमें भी सेम हिमालयास, लैटिट्यूड, कन्याकुमारी, कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, जियोलॉजिकल, इंडियन ओशियन एंड पेनिनसुलर लोकेशन। पेनिनसुलर तो आपको पता ही होगा पेनिनसुलर क्या होता है। पेनिनसुलर मतलब ये पेनिनसुलर पार्ट है, ठीक। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड द प्रिवेलेंस ऑफ एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया? क्लाइमेट चैप्टर ना आप पूरा अच्छे से कीजिए। इसका जो रिपीटेबिलिटी सबसे ज़्यादा, क्योंकि क्लाइमेट चैप्टर 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जितने भी प्लेट्स के बारे में आपको देखने को मिलता है, प्लेट्यूज के बारे में देखने को मिलता है, माउंटेन्स के बारे में देखने को मिलता है, रिवर्स के बारे में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन इस टाइप के बन ही जाते हैं वहाँ से। अब देखिए लैटिट्यूड बन जा रहा है, पेनिनसुलर लोकेशन बन रहा है, एल्टीट्यूड बन रहा है, वापस से रिपीट हो गया लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड। एक्सट्रीम टाइप ऑफ climate in a different part of India, long latitudinal extent,
ईस्ट वेस्ट अलाइनमेंट टू द हिमालयाज, पेनिनसुलर लोकेशन ऑफ इंडिया एंड सिग्निफिकेंट वेरिएशन इन द एल्टीट्यूड। ठीक, क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा आप वापस से पॉज करके इसको पढ़ें, आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक, इस अगर आप कंफर्म है तो कंफर्म मार्क करिएगा पहले, फिर इसके बाद ABCD। अगर आप डाउट में तो पहले डाउट मार्क करके ABCD मार्क कीजिएगा। ठीक है, इसका जो आंसर होने वाला है वो है D। Which one of the following statement relating to the time is not correct? The local time difference between Gujarat, okay, टाइम रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें तो आपको IST, GMT और लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये दोनों के दोनों बारे में आइडिया होना चाहिए। IST कहाँ पे होता है और GMT कहाँ पे होता है, दोनों के दोनों आप गूगल सर्च करके आप दोनों के दोनों को देख सकते हो। ठीक, अरुणाचल प्रदेश लॉसेस अबाउट 2 hours टाइम ओवर द फर्स्ट IST। ठीक है, ये IST and the IST is advanced by 5 hour 30 minute against the GMT। ठीक, IST और GMT। ठीक, और अरुणाचल प्रदेश गुजरात सेव्स अबाउट 1 hour टाइम ओवर द IST। ये ना, ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक के कारण से ये क्वेश्चंस में दिखाई दे रहा है। अरुणाचल प्रदेश में ना बहुत ऑब्जेक्शन हुआ था, क्योंकि ऑफिस वर्क बहुत डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से वहाँ का टाइम जो अलग होता है, इस कारण से वहाँ का जो वर्किंग आवर है वो अलग है, इस कारण से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो इसका जो आंसर जो आपको देखने को मिलेगा ना, वो अगर आप कंफर्म है तो कंफर्म मार्क करें, इसका जो आंसर है वो है C। हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लांट दैट बिहेव एज xerophyte is one as the hydrophyte is another season is known as saprophytus, tropophytus, heliotropophytus and virotophytus। ठीक, बायो का क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट इसका आंसर मिल जाएगा। रिपीटेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि मैंने अभी तक इस वाले टॉपिक का रिपीटेबिलिटी जो है ना, वो मैंने अभी तक देखा नहीं है। फिर भी इस टाइप के क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो आंसर है आपको मिल जाएंगे इसमें, आप पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। इसका जो आंसर है, अगर आप कंफर्म है तो कंफर्म में मार्क कीजिए, इसके बाद ABCD। अगर आप डाउट में है तो डाउट में मार्क करके इसका ABCD मार्क कीजिए। इसका जो आंसर है वो C है। इस तरीके से हमारे 90 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक OMR डाउनलोड नहीं किया है और खुद से आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तब तक आपको इन टाइप की वीडियोस का कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आप प्लीज़ एंड प्लीज़ OMR डाउनलोड करें, उसके बाद बैठें, ताकि आप एक एनालिसिस कर पाएंगे और एनालिसिस को समझ पाएंगे। ठीक, अब एक और वीडियो बच गया है उसका, इसको नेक्स्ट वीक में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।